नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया 360 में आपका स्वागत है। बात गुजरात चुनावों की। नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की मंजिल की तरफ एक बड़ा समर्थन। आज पहली बार बीजेपी की वरिष्ठ नेता, जो खुद प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदार बताई जाती हैं, सुषमा स्वराज, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है कि मोदी प्रधानमंत्री पद के काबिल है और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता को विकास से रूबरू कराया है। दरअसल बीजेपी नेता प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे बयान देने से अक्सर बचते रहे हैं। ऐसे में सुषमा स्वराज का यह बयान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम है। हाल ही में राम जेठमलानी ने खुलकर नरेंद्र मोदी की बढ़ाई की थी। गडकरी और मोदी के रिश्ते को देखते हुए भी सुषमा स्वराज का बयान मोदी खेमे की बड़ी ताकत का संकेत है। सुषमा स्वराज आज पूरे दिन गुजरात में रहीं। गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार किया, नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे और वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद कहा कि प्रधानमंत्री पद के भी सबसे अधिक काबिल हैं नरेंद्र मोदी। कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है, उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल हैं, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल है, योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सुषमा अपना समर्थन देंगी नरेंद्र मोदी को? इस पर अभी मेरे ख्याल से कुछ सुषमा ने साफ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया आई है, जो साफ कहते हैं कि बीजेपी दरअसल जो कुछ कह रही है वो एक केवल सपने मात्र जैसा है और सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी या सुषमा स्वराज जी सपने देखते हैं तो ये उनका इख्तियार है। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके पास लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी होगी। भारतीय जनता पार्टी को ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे बनाए, लेकिन आपस में उनके कितने उम्मीदवार हैं ये अच्छी तरीके से सारे लोग जानते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, दूर दूर तक ये संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो सके। यह बात मैं लगातार कह चुका हूं कि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट उनके लिए रिजर्व है। एलओपी की सीट बीजेपी के लिए रिजर्व है, कहना है राशिद अल्वी का, जिनकी अपनी अध्यक्ष कुछ साल पहले तक एलओपी हुआ करती थी। खैर, बात करते हैं नरेंद्र मोदी की ही। जनता से समर्थन मांगने से पहले देवता से आशीर्वाद। जी हां, नरेंद्र मोदी ने अंतिम चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत सोमनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना से की। भगवान शिव के महान मंदिर में शीश झुकाने के बाद जब मोदी बाहर निकले तो वह आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जनता का आशीर्वाद पाने से पहले जनमन के अधिनायक भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अतीत की महान सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर जिसे खंडित कर दिया गया था, उसके गौरवशाली वर्तमान से उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद को सोमनाथ के चरणों में सौंप दिया। भव्य मंदिर के दमकते गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। शिव के सामने सत्ता के सुख का सत्य उजागर हो चुका था। विपक्ष को धूल चटाने की डंका जो मोदी पीट रहे हैं, उसकी आवाज कहीं मद्धम न पड़ जाए, ये डर मन में लिए मोदी ने सोमनाथ से जय का आशीर्वाद मांगा। भक्ति के बाद नई शक्ति और उत्साह से भरे मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो शब्दों में विश्वास की चमक थी और यह अनुभव भी था कि जहां से उन्होंने तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू किया है वो लौह पुरुष की भूमि है, जीत तो जरूर होगी। कांग्रेस की बातों पर मैं भरोसा करूं तो मैं इसमें से एक संकेत देख रहा हूं कि अगर 12 साल का बच्चा कांग्रेस के हाथों से मैंडेट छीन करके चला जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात की 6 करोड़ की जनता ने कांग्रेस का मैंडेट बहुत पहले ही छीन लिया है और कांग्रेस को पराजय की कगार में झोंक दिया है। विजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। ये चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। परीक्षा की घड़ी करीब है। मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। उन्हें यकीन है कि उनकी विजय का रथ निर्विरोध दौड़ेगा। उस रथ में विकास के घोड़े जुते हुए हैं।
उन्हें विपक्ष के रथी अपने झूठे कोलाहल से रोक नहीं पाएंगे। लोकतंत्र के संग्राम में तीनों लोगों के नायक सोमनाथ का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। सोमनाथ से गोपी मनियार घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि तीसरे दौर के चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले ही मोदी ने अपनी विजय की गर्जना की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकतंत्र की ताकत का एहसास होगा। कांग्रेस को ऐसी ही पराजय मिलेगी कि गुजरात के लोकतंत्र का इतिहास बदल जाएगा। पिछले 50 साल में कांग्रेस ने जो पराजय देखा है, उससे भी अति भयानक पराजय कांग्रेस का होगा। सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे प्रचार पराजय के, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के जीवन में सबसे अधिक सीटों के साथ, सबसे अधिक वोटों के साथ विजय को प्राप्त करेगी। न जाने वो कौन सा अनुभव लिए सोमनाथ के मंदिर से बाहर निकले नरेंद्र मोदी कि आत्मविश्वास संयम के तटबंध को तोड़कर बह रहा था। ऐसी गर्जना उन्होंने अब तक के चुनाव प्रचार में नहीं की थी। सभी चुनावी विश्लेषकों ने उनकी जीत का आकलन पहले ही कर दिया है, लेकिन अब मोदी खुद कह रहे हैं कि जीत ऐसी होगी कि गुजरात में कांग्रेस गुजरा हुआ वक्त बनकर रह जाएगी। मोदी की दहाड़ में कांग्रेस दंभ की ध्वनियां सुन रही है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी के अहंकार का सागर टलमल कर रहा है, लेकिन अहंकार तो रावण का भी चूर हो गया था। फिर मोदी कौन है? जो कुछ उनको बोलना होता है वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं, और यहां तक कि अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे लगता है ये अहंकार की चरम सीमा है जो उनके अंदर है। जब आप कोई चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में आप अपनी बात जनता के सामने रखिए। आप दूसरे को अपमानित करने का, बेइज्जत करने का, तरह तरह की उटपटांग बातें करने का है, और इस तरह की बात जो रखना जो कि दूसरे किसी के लिए भी जो अशोभनीय है, मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब जैसे व्यक्ति को शोभा देता है। शब्दों की ये लड़ाई जो कुछ दिनों पहले तक व्यक्तिगत छीटाकशी पर बंध गई थी, अब विश्वास और गलतफहमियों के बीच झूल रही है। जिसे कांग्रेस दंभ मानती है, वो मोदी की दृष्टि में गुजरात की दुनिया को देखने का भरोसा है। सूबे की जनता की नब्ज टटोलने और कांग्रेस का आकलन करने के बाद उन्हें यकीन हो चला है कि कांग्रेस बिखराव के कगार पर है। कांग्रेस बिखर चुकी है, अंतर्विरोध से टूट चुकी है। कलह कांग्रेस को खाता जा रहा है। अब प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो गया है। इस अंत में उस आरंभ का शंखनाद है जिसका समय दिनों दिन सरक रहा है। अब कुछ दिनों तक शब्दों का समर यूं ही चलेगा। दावे वादे किए जाएंगे, गुजरात की जनता सुनेगी, कहीं तालियां बजेंगी, कहीं जयकार होगी। फिर फैसले का वक्त आएगा। विजेता सामने होंगे और परास्त होने वाले तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। सोमनाथ से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सेना ने सलामी दी और देश के दिग्गजों ने आखिरी विदाई। दिल्ली के स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए और हमेशा के लिए छोड़ गए अपने कद से जुड़ी स्मृतियां, जिनकी वजह से उन्हें देश हमेशा माटी का बेटा और शांति का मसीहा के तौर पर याद रखेगा। हमारी पार्टी के तो प्राइम मिनिस्टर रहे और जो प्रधानमंत्री थे तो हमारा भाग्य है कि हम पार्टी के अध्यक्ष थे। तो कई दौर देखे हम लोगों ने। बहुत बड़ी सदी थी। मैं समझता हूं कि ऐसे सुपुत्र कम ही पैदा होते जिनके मन में सद्भावना भी थी और जहां भी जाते थे वो शांति का मैसेज लेकर जाते थे। सियासत की जिंदगी ने उन्हें ओहदा दिया, शोहरत दी, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर तन्हाई ओढ़ ली। सियासत को अलविदा कहने के करीब एक दशक बाद वो बीमार हुए और फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर ने सियासी गलियारों में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इंद्र कुमार गुजराल जी भारत और भारत के आसपास में अपने नीतियों के कारण शांति प्रदान किए थे
सरल, सज्जन और विनम्रता के मूर्तिमंत रूप गुजराल साहब थे। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर आईके गुजराल का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जिस तरह उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी पार्टियों के लोग जुटे, उससे पता चलता है कि किस तरह सभी पार्टियों के लोग से उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। एक विचारक और राजनयिक प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के घर अंतिम दर्शन के लिए वीवीआईपी का तांता लग गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर पूरे राज के सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को स्मृति स्थल लाया गया और बेटे नरेश गुजराल ने जैसे ही पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, यहां पहले से मौजूद मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, ए.के. एंटनी, हामिद अंसारी और प्रकाश सिंह बादल गमगीन हो गए। दिल्ली में यमुना किनारे इंद्र कुमार गुजराल पंचतत्व में विलीन हो गए और शांति का मसीहा सो गया। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट के बीच। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। पॉन्टी चड्ढा केस में पुलिस को जो सुराग मिले हैं, अगर वो सच हुए तो दोनों भाइयों की हत्या की पूरी कहानी पलट सकती है। इस कहानी के तार 200 करोड़ रुपए से जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें इनकम टैक्स की रेड से बचाने के लिए पॉन्टी ने अपने सबसे वफादार दोस्त सुंदर सिंह नामधारी को दिए थे। नोएडा में पॉन्टी चड्ढा का ये आलीशान सेंटर स्टेज मॉल और छतरपुर का 42 नंबर का फार्म हाउस, इनका पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की मौत से हो सकता है गहरा ताल्लुक। आप यकीन करें ना करें, लेकिन दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश इशारा कर रही है कि डबल मर्डर का राज दौलत के 2 ठिकानों में ही कैद है। जरा याद कीजिए फरवरी का वो महीना जब पॉन्टी चड्ढा के इस सेंट्रल स्टेज मॉल पर और छतरपुर के आलीशान फार्म हाउस पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आयकर विभाग ने पॉन्टी के मॉल और फार्म हाउस पर छापा मारा था, उस वक्त पॉन्टी का यार सुखदेव सिंह नामधारी उसके काले धंधे का राजदार बन बैठा। पॉन्टी की 200 करोड़ रुपए की दौलत नामधारी ने आयकर विभाग को चकमा देने के लिए छिपा दी। टीम तो बैरंग लौट गई, लेकिन 200 करोड़ की दौलत के पहरेदार बने नामधारी की नीयत डोल गई। सत्रह नवंबर 2012 की दोपहर 12 बजे हरदीप सिंह चड्ढा ने अपने बड़े भाई पॉन्टी चड्ढा को गोली मार दी थी। तब यही शख्स सुखदेव सिंह नामधारी मौके पर मौजूद था और भरोसे का आलम ये कि वो उसी पॉन्टी चड्ढा के ठीक बगल वाली सीट पर मौजूद था जिसे हरदीप ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि तब नामधारी ने आग में घी का काम किया और दोनों भाइयों का गुस्सा भड़का दिया। ये बात हर कोई जानता है कि पॉन्टी चड्ढा ने सुखदेव सिंह नामधारी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था और इसके चलते सुखदेव सिंह नामधारी पॉन्टी चड्ढा के कई मामलों में राजदार भी था। अब पुलिस ये बात जानने में जुटी है कि कहीं सुखदेव सिंह नामधारी ने इन्हीं राजों के चलते कोई सोची समझी साजिश रची हो और इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया हो। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नामधारी ने 200 करोड़ रुपए हड़पने के लिए कराया था खून खराबा? क्या नामधारी ने ही उस रकम को डकारने की खातिर गहरी साजिश रची? नामधारी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देता था जहां उसे जरा सा भी फायदा हो, जबकि यहां तो मामला करोड़ों का था। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। धर्मगुरु आसाराम बापू आज डीके त्रिवेदी कमीशन के सामने पेश हुए। त्रिवेदी कमीशन आसाराम बापू के आश्रम में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है। 2008 में आसाराम बापू के साबरमती आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में शक की सुई आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पर भी उठी थी।